नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय विज्ञान और लेसन है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो इसका आपने एक पार्ट पहले कर चुके हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, तो इसका आगे का जो भाग है वो अपने अब संपन्न करेंगे। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, वे परिवर्तन जिनमें नया पदार्थ नहीं बनता और वे उत्क्रमणीय भी होते हैं। उत्क्रमणीय का अर्थ है कि उन्हें पुनः प्राप्त भी किया जा सकता है। तो वे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। और रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन जिनमें नया पदार्थ का निर्माण होता है और ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद अपने कुछ क्रियाकलाप भी किए थे। तो क्रियाकलाप 6.7 देखो क्या दे रखा है कि कांच का एक गिलास ले लो या कटोरा ले लो और चौड़े मुंह की बोतल में लगभग आप आधा कप पानी लेकर उसमें 1 चम्मच आप कॉपर सल्फेट का घोल ले लो। आप एक कटोरा लेके उसमें पानी लेकर और उसमें कॉपर सल्फेट का घोल ले लो और इस विलयन में आप तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें भी मिलाओ। आपको नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। तो एक परखनली या कांच की आप छोटी बोतल में इस विलयन का थोड़ा सा नमूना रख लो और शेष विलयन में क्या करो, एक कील या फिर कोई ब्लेड उसका टुकड़ा डाल दो। तो आप क्या देखोगे, आधे घंटे तक प्रतीक्षा करने के बाद विलयन के रंग को देखोगे तो इसकी तुलना आप उसका जो रंग है वो कैसा हो गया, अब हरा हो गया। पहले उसका रंग कैसा था, नीला था। तो अब ये कैसा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। इसमें अभिक्रिया हुई और नया पदार्थ बन गया, उसका रंग चेंज हो गया, उसका रंग कैसा हो गया, हरा हो गया। तो आपको जो परिवर्तन दिखाई दिया वो क्यों हुआ, वे पहले जो था वो था कॉपर सल्फेट का विलयन, अब उसमें लोहा डाल दिया तो उनके बीच क्या हुई, अभिक्रिया हुई और अभिक्रिया के कारण नया पदार्थ बन गया और विलयन का जो रंग है वो नीले से क्या हो गया, हरा हो गया और एक नया पदार्थ है, एक नया पदार्थ बन गया, नया पदार्थ बन गया। इसीलिए ये परिवर्तन क्या कहलाया, रासायनिक परिवर्तन कहलाया। नया पदार्थ बना, उसका नाम क्या है, आयरन सल्फेट। इसके बनने के कारण ये हुआ। लोहे की कील पर क्या हुआ, बुरा निक्षेप कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है। यो एक अन्य नया पदार्थ है। हम इस अभिक्रिया को अपने निम्न प्रकार समझ सकते हैं कि वह विलयन किसका था, कॉपर सल्फेट का था। उसमें क्या डाला, लोहा डाला। तो लोहे ने क्या किया, कॉपर को हटाकर उसकी जगह ले ली और क्या बना लिया, फेरस सल्फेट बना लिया। उसका रंग कैसा है, हरा है और कॉपर अलग कर दिया, कॉपर अलग कर दिया। इसके बाद देखो क्रियाकलाप देखते हैं 6.8। अब किसी भी परखनली में क्या करो, आप 1 चम्मच सिरका ले लो और इसमें चुटकी भर आप खाने का सोडा डाल दो। एक सिरका ले लो एक परखनली में 1 चम्मच और उसमें क्या करो, चुटकी भर खाने का सोडा डाल दो। आपको एक बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देगी। गैस के बुलबुले क्या निकलते हैं, बाहर की ओर निकलते हैं। अब क्या करो, इस जो बाहर की ओर गैस निकल रही है, इस गैस को आप ताजे बने चूने के पानी में से गुजारनी है। कैसे गुजारनी है, ये देखो कि ये आपका वो है, इसमें से जो गैस निकल रही है उसको एक परखनली की सहायता से ताजे बने आप चूने के पानी में गुजारते हो। तो चूने के जो पानी का रंग है वो कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। और चूने के पानी का दूधिया जो होना है वो किसका मानक परीक्षण है, कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ नहीं। इसका मानक परीक्षण है चूने का पानी का दूधिया होना, कि चूने के पानी को आप जिस में से गुजारते हो तो चूने का पानी दूधिया होता जाएगा। और यदि कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है और यदि कार्बन डाइऑक्साइड अनुपस्थित है तो चूने का पानी दूधिया नहीं होगा। तो वह परिवर्तन जिसमें एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं वे क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं वह क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता और रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। तो
तो ये रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन है। इसके बाद देखो सुरक्षात्मक आवरण, अपने जो वायुमंडल में ओजोन की परत है, इसके बारे में सभी ने सुना होगा। यह परत क्या करती है, सूर्य के प्रकाश से हमारी रक्षा करती है, पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। और ओजोन है जो पराबैंगनी विकिरण को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में परिणत हो जाती है। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होती है। और क्या हम ओजोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? तो यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती तो वह पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें और अन्य जीवों को हानि पहुंचाती है। ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करने में प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य करती है। संभवतः आपने देखा होगा कि यदि सेब को काटने के बाद अपने उसको ना खाएं, कुछ टाइम के लिए छोड़ दें, तो उसका रंग कैसा हो जाता है, उसका रंग भूरा हो जाता है। और उसका रंग भूरा होने का कारण क्या है कि उसमें आयरन पाया जाता है और जो वायु से क्रिया कर लेता है और एक अन्य रासायनिक पदार्थ बन जाता है। यह क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तनों के सारे उदाहरण हैं। इसके बाद देखो लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना कि आइए हम जंग लगने की घटना पर अपने विचार करते हैं। तो यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है, धीरे धीरे उन्हें क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। उनके जो गुण हैं वो खा जाता है, लोहे में वे गुण नहीं रहते। यह क्या है, लोहे में जंग लगने के बाद लोहे में पहले वाले जो गुण हैं वह नहीं रहते, उसका जो कमजोर हो जाता है, जो उसके जो अणु हैं उनका जो बॉन्ड है, बंध है, वो कमजोर हो जाता है। चूंकि लोहे का जो उपयोग है वो पुल बनाने में, जहाज, कार, ट्रक आदि का ढांचा बनाने में, अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। जंग लगने के कारण बहुत सारी आर्थिक हानि हो जाती है। अपने घरों में भी अपने कोई लोहे का कीमती सामान रखा होता है, उसकी अपने सार संभाल नहीं करते, वायु और पानी की उपस्थिति में वह पड़ा रहता है, तो उसमें जंग लग जाती है और बाद में वह काम का नहीं रहता। जंग लगने की प्रक्रिया को अपने निम्न प्रकार समझ सकते हैं कि जो लोहा है उसको लिखते हैं Fe से। लोहा क्या है, Fe। इसके बाद ऑक्सीजन पड़ी है बाहर से वायु में, और जल भी मिल जाता है बाहर, तो जल होता है H2O। जल होता है H2O। लोहा, ऑक्सीजन और जल तीनों मिलकर क्या बना लेते हैं, Fe2O3। Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, ये क्या कहलाती है, जंग। जंग की जो प्रक्रिया है वो वायु और जल दोनों की उपस्थिति में संभव होती है। जंग लगने के लिए वायु, ऑक्सीजन का होना भी जरूरी है और जल का होना भी जरूरी है, दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है तो ही जंग लगती है। और जंग लगने के लिए ऑक्सीजन व जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। और इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, अपने उनकी सार संभाल करके, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का पेंट करके हम उसकी सार संभाल कर सकते हैं। सभी वस्तुओं पर अपने नियमित रूप से पेंट या ग्रीस की परत चढ़ाते रहना चाहिए, जिससे उनमें जंग लगने को रोका जा सके। एक अन्य जो उपाय है वो लोहे के ऊपर क्रोमियम या जस्ता, जिंक जैसी किसी भी धातु की परत चढ़ाकर, मतलब उसके लोहे के ऊपर अन्य किसी चीज़ की परत चढ़ाकर, चाहे रंग की चाहे किसी धातु की, तो ही हम उनकी सार संभाल कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो पानी के जहाज हैं वो लोहे के बने होते हैं और उनका जो एक भाग है वो हमेशा कहाँ रहता है, पानी में ही डूबा रहता है। तो पानी के ऊपर के भाग पर भी तो जल की बूंदें गिरती है। यही नहीं, समुद्र के पानी में तो बहुत सारे लवण भी पाए जाते हैं। तो लवण युक्त जल है फिर भी जंग लगने के प्रक्रम दर को बढ़ा सकता है, लेकिन जहाज़ों पर पेंट होने के कारण उन्हें जंग लगने की क्षति नहीं होती। और जहाज़ों के लोहे का कुछ भाग फिर ज़्यादातर नहीं होती, लेकिन कभी फिर बहुत टाइम के यूज़ के बाद उनको बदलना पड़ता है। इसके बाद देखो क्रिस्टलीकरण। आपने कक्षा 6 में पढ़ा है कि साधारण नमक को समुद्र के जल से कैसे प्राप्त करते हैं। समुद्र के जल में वाष्पन की क्रिया होती है, जो पानी है वो वाष्प के रूप में ऊपर उठ जाता है, नमक नीचे रह जाता है और वह नमक शुद्ध नहीं होता, फिर उसको शुद्ध किया जाता है क्रिस्टलों के आकार को। तो फिर किसी भी पदार्थ को से उसके जो शुद्ध क्रिस्टल है कि वो शुद्ध नहीं है और उसके शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करने के विलयन से प्राप्त किए जाते हैं,
तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण कहलाती है। और यह एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। भी किसी भी पदार्थ के जो शुद्ध क्रिस्टल हैं वो उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं और यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है और यह एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसके लिए देखो आपको दे रखा है ये कॉपर सल्फेट के कैसे क्रिस्टल प्राप्त करते हैं कि आप किसी भी बीकर में आप क्या करो, पानी ले लो और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की आप कुछ बूंदे डाल दो, फिर जल को गर्म करो। अब जब जल उबलना आरंभ कर दे तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का जो चूर्ण है वो लगातार चलाते हुए मिलाएं, कि चलाते रहें हाथ को और उसको मिलाते रहें। तो कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक उसमें कॉपर सल्फेट घोलना संभव न हो। फिर जितना घुल जाए उतना डालते रहो, जब वह घुलना बंद हो जाए तब डालना भी बंद कर दो। फिर क्या करो, विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से आप छान लो और इसे ठंडा होने दो। जब ठंडा हो रहा है तो उसको हिला हुलाकर आप अन्य किसी भी प्रकार उसको छेड़े ना, बस उसको वैसे का वैसे पड़ा रहने दें। कुछ टाइम के बाद क्या देखते हो, विलयन को देखते हो तो क्या आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते हैं? यदि नहीं तो आप कुछ टाइम और इसकी प्रतीक्षा कर सकते हो। तो आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा है आपने कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। वे परिवर्तन होते हैं जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता और यह उत्क्रमणीय भी होते हैं। और रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है और यह अनुत्क्रमणीय होते हैं। आपका ये पाठ भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पूरा हुआ। धन्यवाद।